मैं लिख देता हूँ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, डन। तो ये अब जो मेंडल लॉ चल रहा है ना, तो मेंडल ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो सीड्स होते हैं, है ना, दो तरीके के होते हैं। अगर हम सीड की बात करते हैं, है ना, तो दो तरीके के होते हैं। एक सीड कैसा होता है, डोमिनेंट टाइप का, और एक कैसा होता है, रिसेसिव टाइप का। ठीक, तो जो डोमिनेंट टाइप का है तो उसके अंदर क्या है ना, ब्रांचिंग एंजाइम। क्या है, ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक, तो ये जो ब्रांचिंग एंजाइम होता है ये क्या बनाता है, स्टार्च बनाता है, स्टार्च सिंथेसिस कराता है। ठीक, तो स्टार्च की मात्रा इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है डोमिनेंट वाले सीड के अंदर। ठीक, लेकिन जो रिसेसिव वाला सीड है इसके अंदर क्या है, ये सब कहानी नहीं होती। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो क्या हो गया, इस तरीके से रिंकल्ड हो गया, है ना। इस तरीके का भी मटर का दाना आपने देखा होगा, है ना। और एक मटर का दाना ऐसे बढ़िया गोलम गोल होता है ना। ये वाला मटर का दाना कैसा है, डोमिनेंट है। ये वाला मटर का दाना कैसा है, रिसेसिव। अब समझ में आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है, स्टार्च की सिंथेसिस अच्छी नहीं हो पाई, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो इन्होंने देखो मेंडल ने किया क्या, इन्होंने हर साल एक्सपेरिमेंट किया, हर एक चीज को चेक किया, जो हमने 7 कैरेक्टर आपको बताए। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, देखो इनके जो रूल्स थे, है ना, ये देखो इन्होंने क्या किया, ये जैसे ये पेरेंट है ना, तो पेरेंट में मेल फीमेल होंगे। ठीक, तो इनका क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। ठीक है, इनसे क्या हुए, इनसे क्या हुए, ऑफस्प्रिंग्स हुई, मतलब बच्चे हुए। ठीक है, इसके बाद इनकी क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। ठीक है, फिर जो रिजल्ट आए उनको इन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल अप्रोच से कैलकुलेट कर लिया, मैथमेटिकली कैलकुलेशन। ठीक है, तो यही सब हम सीखेंगे। ठीक, तो कुछ बातें और हैं, उनको भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अभी ये समझ में कम आया होगा, लेकिन अभी हम समझा देंगे। सबसे पहले तो ये है, इन्होंने क्या कहा कि देखो एक जीन होता है। ठीक, और एक जीन में वन जीन, वन एंजाइम होता है। ठीक है, एक जीन के दो एलील होते हैं। ठीक है, एक जीन के दो एलील होते हैं। ठीक, और तीन एलील के पेयर होते हैं, थ्री एलील पेयर। ठीक है, क्या होते हैं, थ्री एलील पेयर होते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखो, अब जो ये एलील है ये क्या है, या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा। ठीक है, ये जो कैपिटल टी है ये क्या है, डोमिनेंट है। जो स्मॉल टी है ये क्या है, रिसेसिव है। अब इनके पेयर कैसे बनेंगे, तीन पेयर, कैपिटल टी हो जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाए, या स्मॉल टी हो जाए, है ना। तो जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी टी है, ये क्या हो गया, होमोजाइगस। अगर दोनों एलील एक जैसे तो होमोजाइगस, दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस, है ना। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसमें एक डोमिनेट कर रहा है और एक रिसेसिव है, तो ये क्या हो गए, हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन हेटेरो है कौन होमो है।
अगर दोनों एक जैसे तो होमोजाइगस, अगर डिफरेंट हैं, दो तरीके के हैं, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो हेटेरो हो गया। अब समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? बोलो जी। हम्म। ठीक है। समझ में ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्या लिखेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो ये जो हमने पीछे पढ़ाया, वन जीन वन एंजाइम, टू एलील थ्री एलील पेयर, इसमें एक बात और जोड़ लो, वन कैरेक्टर। देखो, हर कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे जीन हैं, है ना। हमारा जो डीएनए है वो लगभग 2 से 2.5 मीटर लंबा है। ठीक। और उसके ऊपर 30,000 जीन लगे हैं। कितने जीन लगे हैं? 30,000 जीन लगे हैं। अब ये 30,000 जीन क्या करते हैं? हमारी बॉडी के हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक। तो कुछ जीन होते हैं जो कई सारे कैरेक्टर मिल करके कंट्रोल करते हैं, या कई कैरेक्टर एक जीन से कंट्रोल हो सकते हैं, ये भी है। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन स्पेसिफिकली बॉडी में है, ये मान के चलना जाता है। ठीक है, क्लियर। तो इन्होंने क्या किया, जो मेंडल साहब थे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब ये है सिंगल कैरेक्टर। ठीक। तो सिंगल कैरेक्टर मतलब वन जीन, वन कैरेक्टर वन जीन, है ना। तो सिंगल कैरेक्टर की इनहेरिटेंस मतलब मम्मी पापा से लक्षण किस में आ रहे हैं? बच्चों में आ रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर। अंडरस्टैंड? ठीक। अब एक बात यहीं लगे हाथ और जान लो, वो क्या? जो फिनोटाइप होता है ना। फिनोटाइप का मतलब बाहर से दिखाई देना, है ना, बाहरी लक्षण, लक्षण। ठीक। और जो जीनोटाइप होता है, तो मतलब जीन का अरेंजमेंट कैसा है। अब जीन जैसे होंगे आपके अंदर, आप उसी तरीके से बिहेव करोगे, वैसे ही आपका फिनोटाइप होगा। समझ में आई बात? ठीक। तो जो लक्षण होते हैं हमारी बॉडी के, वो हमारे जीन पर निर्भर करते हैं। किस पे? जीनोटाइप पे। क्लियर? जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्लियर? तो जो इनहेरिटेंस हो रही है एक जीन की, तो एक कैरेक्टर का क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है ना, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। क्लियर? तो होता क्या है इसका, बस ज्यादा नहीं, हम आपको क्रॉस भी नहीं करवाएंगे, क्रॉस करवाना ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो जीनोटाइप होता है, ठीक, इसका जो जीनोटाइप होता है वो कितना होता है? 1:1 का होता है। क्या होगा? 1:2:1 का। 121 से याद कर लो। ठीक है। और जो फिनोटाइप होता है, ठीक, ये कितना होगा आपका? 3:1 का। तो इसको अच्छे से याद कर लो। वन जीन ट्रांसमिशन जब होता है, तो केवल और केवल ये रेशियो बन करके आता है। आपसे एग्जाम में रेशियो पूछा जाता है, तो इसी को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी का दूसरा नाम क्या है? दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? जो जीन है, आज हम लोग जिन्हें जीन कह रहे हैं, है ना, इसको मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने इसको कहा था, जो जीन है इसको मेंडल ने फैक्टर कहा था। ठीक है। तो मेंडल ने फैक्टर बोला था, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अच्छा, ये जो 7 कैरेक्टर हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट थे? ये जो 7 कैरेक्टर्स हमने पढ़े, है ना, ये 4 जीन पे 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, 4 क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है, तो इसको याद रखो। ठीक है। अब इससे ज्यादा नहीं, जीन की अगर डेफिनेशन, जो एलील है इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए, व्हाट इज द एलील, तो लिख देना, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए
जीन क्या होता है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ, क्या है? एलील जो होते हैं वो जीन की अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, ये स्लाइटली डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे, तो इतना काफी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो इसको याद कर लो आप। अब देखो जब क्रॉस कराते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से एक स्क्वायर बनाते हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से लेकर के, ठीक है, तो 3:1। तो ये जो स्क्वायर है, दिस इज नोन एज पुनेट स्क्वायर। ये क्या है? पुनेट स्क्वायर। तो इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, रिकनार्ड सी पुनेट ने दिया था, तो इसीलिए नाम पड़ गया पुनेट स्क्वायर। हम्म। ठीक, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे हम लोग। तो मेंडल के जो 3 लॉ थे, अब हम लोग उनको पढ़ेंगे, तो लिखिए मेंडल्स लॉ। मेंडल लॉ, ठीक है। तो ये नाम याद कर लो, ये एग्जाम में आते हैं। पहला जो लॉ था वो क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना, तो आपका जो F2 प्रोपोर्शन होगा 3:1 का आएगा, और इसमें क्या होगा, जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। ठीक है, रेशियो क्या आएगा? 3:1 का आएगा। ठीक है, जो अभी हमने पीछे देखा। क्लियर? दूसरा जो लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ठीक है, तो ये जो हम बातें कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें चल रही हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ये बातें लागू नहीं होती हैं। मेंडल के लॉ ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म पे लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। क्लियर? तो इसमें इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जो फैक्टर होते हैं, जो गेमीट होते हैं, है ना, ये कभी भी आपस में हाइब्रिड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये सेग्रीगेशन क्या कहता है? पृथक्करण। पढ़ा होगा आपने, पृथक्करण, है ना। तो जो पृथक्करण का नियम है, मतलब ये है कि गैमीट जो हैं वो कभी भी सिग्रीगेट, सॉरी, कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेवर बी हाइब्रिड। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गैमीट नहीं होता है, ध्यान रखना। तो ये है क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, इसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, इसको जो है अभी यहाँ पे याद कर लो। अब हम चलते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, तो हेडिंग लिख लो, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो पहला जो एक्सेप्शन है वो क्या है? दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, है ना, तो सबको लिखाई दे रहा हूँ। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। मेंडल ने क्या कहा कि जो गैमीट हैं वो हाइब्रिड नहीं होते, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस से प्रूफ हो गया था। तो इनके पीछे लोग पड़ गए, है ना, कौन? कार्ल कॉरेंस। तो इन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो इन्होंने चेक किया, है ना, इन्होंने क्या किया, उनकी बात को गलत कर दिया। तो इसका जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रेशियो है वो देखना है। ठीक, तो इसका जो रेशियो आता है
अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं, पी फॉर फिनोटाइप, तो फिनोटिपिक रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 1:2:1। और जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2:1। तो इसमें देखो ये हुआ ना कि कैरेक्टर्स जो हुए मम्मी पापा के कैरेक्टर, वो चेंज हो गए, एकदम डिफरेंट हो गए। ठीक है। ये इन्होंने क्या किया था, क्रॉस कराया था, वो सब हम बताएंगे नहीं ज्यादा क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना। ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने जो यूज किया था, ये काम किया था किसने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस खोजी थी कार्ल कॉरेंस ने। कहाँ खोजी थी, मिराबिलस जलापा। ठीक है, ये प्लांट है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑफिस ऑफिस, मिराबिलस जलापा। तो ये ऑफिस ऑफिस मतलब सुबह 10 बजे के आसपास फ्लावरिंग होती है, शाम को 4-5 बजे फ्लावरिंग बंद हो जाती है, आपने देखा होगा ऐसा फूल, है ना। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुल दोपहरी। ये देखा है आपने किसी ने, ये प्लांट, है ना, घर पे फैल जाता है पूरा। ठीक है, इसके अलावा कहाँ देखने को आपको मिल सकती है, ये तो मेरा विलस जलापा की बात हो गई, जलापा, नाम बढ़िया है नहीं। तो स्नैपड्रैगन या फिर एंट्राइनम, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डॉग फ्लावर कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, एंड्यूल्यूसियन फाउल, मुर्गे में देखने को मिलता है, कुछ रंग बिरंगे मुर्गे नहीं देखने को मिल जाते हैं, वही। स्टार सिंथेसिस इन सी, दिस इज ऑल्सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, स्टार सिंथेसिस इन सी। ठीक है, तो ये भी वही है ना। सिंगल जीन अगर इफेक्ट होता है दैट इज प्लियोट्रॉपी, ये सब आगे हम देखेंगे। ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये एक एक्सेप्शन हो गया किसका, मेंडल के लॉ का। इसके अलावा वन जीन के लिए है डोमिनेंस वाले लॉ। ठीक है। इसके अलावा अगला देखते हैं क्या है, कोडोमिनेंस। सर। हाँ बेटा। सर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप सेम रहेगा कि थ्री रेशियो में रहेगा जीनोटाइप? इसमें सेम रहेगा बेटा, इसीलिए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये, है ना। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या हो गया, सेम, 1:1, 1:1। ठीक है, 1:1, 1:4, ऐसा नहीं, 1:1। ठीक है, आगे चलो। तो अब आ जाओ कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस जो है ये एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है, ये हम लोगों का क्या है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कहाँ पे, ह्यूमंस में। ठीक है, तो हम लोगों का जो ब्लड ग्रुप है यही है। ठीक, तो ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा रखा है, लेकिन अब यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप, बस इतना रट लो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, इसमें जो जीन्स होते हैं, इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ये क्या होते हैं, रिजेंबल करते हैं मम्मी पापा से, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रिजेंबल नहीं होते हैं टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स से क्या होता है, रिजेम्बलेंस होता है। ठीक है, तो मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप जो है बच्चे के जैसा हो सकता है ना, बच्चे का ब्लड ग्रुप मम्मी पापा के जैसे ब्लड ग्रुप से मैच कर सकता है। तो दिस इज कोडोमिनेंस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नाम काफी है, इसको याद कर लो, है ना। तो हम लोगों का जो ब्लड ग्रुप है, इसको मिल करके 6 जीन मिल करके, है ना, डिफरेंट, सॉरी, 6 डिफरेंट जीनोटाइप होते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिखना है। ठीक, 6 डिफरेंट जीनोटाइप। तो फिनोटाइप कितने मिलते हैं, 4, क्योंकि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 ही तो होते हैं, ए, बी,
ए बी और ओ, तो यही चार तो मिलेंगे फिनोटाइप। ठीक है, तो इसको याद कर लो, दिस इज कोडोमिनेंस है ना। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस का। क्लियर? हो गया बेटा? ठीक। तो थोड़ी देर बाद हम लोगों की केमिस्ट्री की क्लास शुरू होगी, है ना, तो उसको भी आप लोगों को पढ़ना है। अभी हम काफी चीजें खत्म कर दे रहे हैं। हम्म, अगला देख लेते हैं, प्लियोट्रॉपी। अगर हम बात करते हैं प्लियोट्रॉपी की, तो प्लियोट्रॉपी क्या है, पॉली कैरेक्टर होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल जीन जो होता है, ये क्या करता है, सिंगल जीन कंट्रोल करता है मल्टीपल हाँ। फिनोटाइप। ठीक है, तो मल्टीपल फिनोटाइप को कंट्रोल करने का काम सिंगल जीन होता है, दिस इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। तो इसमें जो एग्जाम्पल है उसको आप लोग याद कर लीजिए बेटा अच्छे से। माइक बंद कर दो फिर, माइक बंद कर। ठीक है, फिनाइल, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या होगा, बस फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जाम्पल इसमें याद कर लो। वैसे एससीए भी होता है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसको भी लिखना एससीए। ठीक है, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में देखो क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम डिस्टर्ब होता है कोडिंग स्पीड। इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, बाल सारे झड़ जाते हैं बच्चे में, स्किन का पिगमेंटेशन हो जाता है ना। तो ये सब बच्चे बहुत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते हैं, अगर हो भी जाते हैं तो फिर उनकी लाइफ बहुत बेकार हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, प्लियोट्रॉपी को। लिख लिया, आगे बढ़ें। जी सर। ओके, अगला देखो, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। अगला टॉपिक क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। ठीक, तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स जो है वो क्या है, तो इसमें देखो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन मतलब वन जीन वन कैरेक्टर, तो टू जीन मतलब टू कैरेक्टर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेंडल ने अब दो डबल डबल कैरेक्टर ले लिए। ठीक है, कौन कौन से डबल डबल कैरेक्टर ले लिए, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कलर के साथ में क्या ले लिया, हाँ, जो साइज है ना, शेप शेप ऑफ, जो वो था, क्या कहते हैं, सीड, सॉरी, है ना, सीड का शेप और सीड का कलर, ये दोनों ले लिए। ठीक है, तो वो सब नहीं जाना है हमें, बस आप रेशियो याद करिए सीधे, क्योंकि एग्जाम आने वाला है ना। फिनोटिपिक रेशियो जो होगा बेटा वो क्या होगा इसका, आपने पढ़ा होगा इसका फिनोटिपिक रेशियो, बताइए क्या होगा, 9:3:3:1, है ना, ये आता है फिनोटिपिक रेशियो। और जीनोटिपिक रेशियो जो होगा इसका वो क्या होगा, 1:1, 2:1, 2:1 और 2:1। तो ये रेशियो है, ये फोर को यहाँ कांस्टेंट करो, फिर क्या पढ़ो, 21, 21, 12, 12, है ना, 12, 12, 4, 21, 21। तो आसान है। टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप अगर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप अगर निकालना है आपको, तो 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मोनो हाइब्रिड है कि डाई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड है ना। और टोटल नंबर ऑफ अगर जीनोटाइप आपको निकालना है, तो 3 की पावर n कर दो। ठीक है, ये n क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, मोनो हाइब्रिड की डाई हाइब्रिड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे इसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है,
अब इसी से क्या होता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक। तो हम लोग जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देख लेते हैं। हम्म, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है ये क्या बताता है, लॉ ऑफ, ये तीसरा लॉ हो गया है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे, बस इतना ही काफी है, नाम काफी है। ठीक है, तो इसको एग्जाम में आपको याद रखना। क्लियर। तो ये सिग्रीगेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, देखो, है ना। सिग्रीगेशन जो दूसरा वाला हमने पढ़ा था उसको ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि जो गैमीट होते हैं वो हाइब्रिड नहीं होते हैं, वो अपना कैरेक्टर इंडिविजुअली एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो ये बात हो गई। क्लियर। अगर इसमें ना समझ में आए तो पूछ लो बेटा, क्योंकि इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, भाई इतना याद कर लो। ठीक है, वही सब एग्जाम में सीधे मिलेंगे आपको क्वेश्चन। क्लियर। ओके। देखो, मेंडल जो है इनका जो वर्क था, ये उस समय जब इन्होंने 1865 में लोगों के पास गए, बायो वालों के पास, तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया, इनके काम को पब्लिश नहीं किया गया। ठीक है, तो मेंडल फेलियर, है ना। हम भाई कई बार नई चीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, है ना, जानबूझ के, कि भाई ये तो नया बंदा है तो इसको कुछ पता ही नहीं होगा, है ना। बाद में वो चीज़ करेक्ट हो जाती है अगर उसको सीरियस लिया जाए, है ना। तो इनका जो फेलियर था, पहला जो फेलियर था, वो क्या था कि इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था। जैसे कि आज है, हम आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या पहले पॉसिबल था? आज से 10-15 साल पहले नहीं पॉसिबल था, है ना। लेकिन अब पॉसिबल है, पढ़ रहे हैं हम लोग इतनी दूर से। दूसरा ये था कि मेंडल ने ये बात बोली थी, जो फैक्टर्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने ये भी कह दिया था कि ब्लेंडिंग नहीं, जो ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग जो होती है वो नहीं होती है। लेकिन जब बाद में प्रूव हुए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी तो देखा गया, है ना। तो इन्होंने क्या बोल दिया था, जो फैक्टर हैं वो कैसे हैं, स्टेबल हैं एंड डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब एकदम अलग, है ना, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक। फिर तीसरी बात ये बोली गई कि ये मैथमेटिक्स के थे, ये बायो में आए क्यों नहीं, ये मैथमेटिक्स के थे तो इनको बायो में आने की क्या जरूरत थी भाई। हाँ, हम लोगों के लिए अलग से टेंशन करके चले गए, और 1884 में ये भाई निपट गए थे। ठीक है, डाइड। बाद में मरणोपरांत इनको नोबेल दिया गया, है ना, 1900 में, सन 1900 में। कब? 1900 में इनको, इनके वर्क को क्या किया गया, रीडिस्कवरी हुई, रीडिस्कवर किया गया। अब इनके काम को जब रीडिस्कवर किया गया तो किसने किसने किया, डिब्रीज ने किया, डिब्रीज। ठीक है, इसके बाद कॉरेंस ने, इसके बाद वॉन शियर मैक ने। तो शियर मैक से याद रखो, सी साइलेंट है, शेयर मैक। ठीक है, तो इतने लोगों ने मिलकर के क्या किया, रीडिस्कवर किया। और जब रीडिस्कवर किया तो भाई इनकी बात सही निकल गई, नहीं। तो 1900 में ये भी पूछा जाता है कि कब रीडिस्कवरी हुई, है ना। तो किसने की थी, इन लोगों ने। तो इनके नाम याद रखना, डिब्रीज, कॉरेंस एंड शियरमैन।
ये वही कॉल्ड कॉरेंस है ना, जिनको हम कह रहे थे कि पीछे पड़ गए नहीं, है ना। आपको अच्छा काम डिफरेंट करते रहना चाहिए। ठीक है, पुराने सीनियर्स अच्छा कर गए, हम उनसे अच्छा करें, है ना। एडवांसमेंट, है ना, ये तो होती रहनी चाहिए ना। ठीक। तो 1902 में सबसे पहले क्रोमोसोमल मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, अब हम चलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमो, अब देखो एडवांसमेंट आई ना, टाइम आगे निकला। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, अब जीन नहीं, अब सीधे क्रोमोसोम की बात हो रही, इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और तो आपको हम फिर एक सूचना देना चाहते हैं भाइयों और बहनों, कि जो सर हैं वो आई थिंक अभी प्रिपेयर नहीं है केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, है ना। तो आज की क्लास केमिस्ट्री की नहीं हो पाएगी। उन्होंने देखो लास्ट टाइम पे बोला है कि आज रहने दो। तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, जो अभी जूम पे अभी पहली बार वो अनकंफर्टेबल होंगे, है ना। तो इसलिए भी होगा, और हो सकता है कोई और भी इशू होंगे। ठीक है, तो आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास है वो नहीं हो पाएगी, तो हम थोड़ा सा और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ये जेनेटिक्स का ये वाला टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आपका खत्म कर दें, है ना। लेकिन खत्म नहीं हो पाएगा, काफी बड़ा है, तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम खत्म हो जाए। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको दिया था 1902 में। 1900, ये रहा 1902। ठीक है, तो इसको दिया था सुटॉन एंड बॉवेरी ने। किसने? सुटॉन एंड बॉवेरी। ठीक है, सुटॉन एंड बॉवेरी ने। ठीक है, इन्होंने मेंडल के लॉ को भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, और बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स के बारे में भी बताया। ठीक है, तो सारी बातें इन्होंने बताई, और इन लोगों ने बताया कि जो बातें मेंडल ने कही थी वो सारी सारी सही हैं। आप लोगों ने उनको समय पे ध्यान नहीं दिया, है ना। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे हम लोग, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सुटॉन एंड बोवेरी ने दी थी, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, ये बात थ्योरी में कही थी इन्होंने, है ना, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो अब देखो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये किसने दिया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये दिया T.H. मॉर्गन ने। किसने? इनको याद कर लो बस। ये क्या थे? T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, तो नाम बहुत बड़ा है। ये एक्सपेरिमेंट करते थे किस पे? ड्रोसोफिला पे। मिलेनोगैस्टर। देखो, आप जिंदगी में कुछ भी बेहतर करोगे, है ना, तो आपके साथी बराती जो होते हैं उनका भी नाम जुड़ जाता है ना। ये बात समझ में आ रही है आपकी? नहीं आ रही? हेलो। जी सर। ठीक है, तो देखो इस मक्खी ने इनका साथ दिया था, किसने? ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। तो देखो उसका भी नाम है, और जब तक जेनेटिक साइंस रहेगी तब तक T.H. मॉर्गन का और ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर का नाम होता रहेगा। समझे? तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो आपका नाम भी जुड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, और इसको इन्होंने ग्रो कराया था सिंपल सिंथेटिक मीडियम में। अब ये नाम बहुत तगड़ा है, सिंपल सिंथेटिक मीडियम, कुछ नहीं। अरे आओ। ठीक है, क्या है ये? राइस बनाना।
ठीक है। लैब में इन्होंने क्या किया, पके बनाने को, बनाना मतलब केल है, उसको जो है इन्होंने क्या किया, मैश करके रख दिया, और उसमें ग्रो हो गई क्या, मक्खियां बैठ गई, और उससे मक्खी ड्रोसोफिला मिलन हो गए इसका, ग्रो करके। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल, सब कुछ देखो इंपॉर्टेंट है ना। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कितनी होती है बेटा, 2 हफ्ते की होती है, 2 वीक, 15 दिन में, है ना। 15 दिन में जो ये जो मक्खियां हैं, इसीलिए मक्खियां घरों से खत्म नहीं होती, 15 दिन में इनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। ये पैदा होती हैं 15 दिन में, सेक्सुअल मेच्योरिटी ऑब्टेन करती है ना, बच्चे पैदा करती हैं, फिर मर जाती हैं। ठीक, इसके बाद ऐसे ही जीवन चक्र इनका चलता रहता है 15 दिन का। तो मतलब ये है कि इनको पढ़ने के लिए आसान है मटेरियल, ये बहुत आसान मटेरियल है, क्योंकि इनको क्या है, लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा दिन की नहीं है, तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, है ना। और मजे की बात इसमें ये है कि भाई जो मेल फीमेल है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत आसान, मेल फीमेल, मेल क्या होगी, छोटी होगी, और फीमेल मक्खी जो होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। तो इससे पता लग जाता है आसानी से, है ना, तो ये भी डिफ्रेंसिएशन करना तो आसान रहता है कि मेल के जीन जा रहे हैं कि फीमेल के, है ना। तो इतनी बात समझ में आई बेटा। जी अब सर। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया आपका, है ना, टीएस मॉर्गन वाला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या होगा आपका, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मेंडल जो थे वो क्या थे, लकी थे, क्योंकि उनके अंदर जो उन्होंने क्या किया, चूज किया पी प्लांट, है ना, तो उसमें लिंकेज नहीं देखने को मिला। ठीक है, लिंकेज क्या होता है, इसको खोजा था मॉर्गन ने ही। अब मॉर्गन की कहानी शुरू हो गई है ना। तो मॉर्गन ने फिजिकल एसोसिएशन जो होता है जीन का, दिस इज नोन एज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स, इज नोन एज क्या, लिंकेज। ठीक है, याद कर लेंगे। तो लिंकेज क्या है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। तो लिंकेज जो होता है, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेंट के। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये होता है डिफरेंट। ठीक है, और जो लिंकेज होता है उसमें क्या होगा, जीन क्या होंगे, पास पास में, तो उससे क्या है, सिमिलर कैरेक्टर बढ़ते हैं, है ना। ये है, बस इतना याद कर लो, इससे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। लिंकेज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ मॉर्गन ने किया था, खोजा किसने था, ये ध्यान रखना, डिस्कवर्ड बाय बेटसन, ये वही वाले हैं ना मॉडर्न वाले, एंड पुनेट, ये वही वाले हैं जो स्क्वायर बनाए। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। लिंकेज, अब मजे की बात देखो, उन्होंने क्या किया, पी प्लांट पे, गार्डन पी पे उन्होंने खोजा था, है ना, अपने जितने रूल्स दिए थे मेंडल ने। लेकिन इन लोगों ने लिंकेज खोज लिया किसमें, स्वीट पी में। किसमें, स्वीट पी, मीठी मटर, स्वीट पी, और इसका नाम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। ये भी पूछा जाता है, लेथाइरस ओडोरेटस क्या है। ठीक है, तो इसको याद कर लो। अगला, अगर आपसे बात की जाए कि गाय नैंड्रो मॉर्फ टर्म किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो गाइनेंड्रो मॉर्फ का मतलब होता है मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, तो फ्रूट फ्लाई जो होते हैं, है ना, वो क्या है, गाइनेंड्रोमॉर्फ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग याद
कर लेंगे। अब जीन जो है वर्क करने के लिए जीन के बीच में डिस्टेंस नापी जाती है ना। तो जीनेटिक मैप बनाया गया। इसको किसने बनाया? अल्फ्रेड ने। अल्फ्रेड कम पूछा जाता है, स्टर्टी वेंट कहते हैं, स्टर्टी वेंट। अल्फ्रेड में इन्होंने बताया जीन सीक्वेंसिंग, है ना, जीनोम सीक्वेंसिंग में हेल्प करेगा। ये सीक्वेंसिंग क्या है आगे पढ़ेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर में। जीनोम सीक्वेंसिंग में जेनेटिक में हेल्प करता है ना, तो ये याद कर लेंगे। ओके, समझ में आया इतना? ठीक। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या? नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। तो नॉन एलेलिक इंटरेक्शन की अगर बात करते हैं तो आपको मिलेगा क्या? पहला, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो इसका रेशियो 12:31 होता है, ऐसे याद करो। ठीक है, 12:3:1। फिर क्या है? रिसेसिव होगी इसी तरह से एपिस्टेसिस। तो ये होता है 934, 934। तीसरा है डुप्लीकेट जीन। ठीक। तो डुप्लीकेट जीन जो होता है वो होता है 15:1 का रेशियो। फिर है चौथा, इनहिबिटरी जीन। ठीक है, तो ये होगा 13:3 का। फिर आ जाओ फिफ्थ, ये क्या होगा बेटा? सप्लीमेंट्री जीन। ये क्या होगा? 9:3:4। तो ये दो सेम होते हैं, रिसेसिव एपिस्टेसिस एंड सप्लीमेंट्री, है ना। सिक्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, 9:7। तो बस इसको याद कर लो, है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन और ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा एकदम। कल बीमारियां पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ओके तो सर। आज यहीं तक रखते हैं। और इतना याद करके रखो आप लोग, है ना, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान रखना, एग्जाम में देखना मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लो। लिख लिया सभी ने बेटा? हम्म, बोलो। अच्छा, समीमा थी। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बेधड़क। ठीक, और इसको हम आपको भेजे दे रहे हैं। एक्चुअली मोबाइल चेंज होने से व्हाट्सएप वगैरह इधर उधर हो जाता है। चलो भाई, आप लोग कॉल काटो यहाँ से, है ना, हम आपको यहाँ से एंड करेंगे।